हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आज हम इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन उस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे। अब आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स में एक ही कल को सीखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि एक एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करें, स्टेप टू स्टेप स्टडी करें और साथ ही साथ जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे एक्सरसाइज आपको अवेलेबल करवाएं ताकि आप उन सारे कंटेंट को का स्क्रीनशॉट ले सकें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको कॉपी में नोट करें, एक्सरसाइज करें। बिना कि प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं उस टॉपिक को लेकर के तो उस टॉपिक के सारे रूल्स और सारा पुर्जा जिसे कहते हैं वो आपको याद हो जाता है। आपको क्वेश्चन आपका कोई रूल्स जो है याद नहीं करने पड़ते। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है आपका ट्रांस और दूसरा है फॉर्म। फॉर्म को ट्रांस करना मतलब बदलना, चेंजिंग द फॉर्म। ट्रांस मीन्स जनरली कहा जाता है चेंज और फॉर्म मीन्स आते हैं रूप, यानी रूप चेंज करना। यानी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी एक सेंटेंस का क्या करते हैं, रूप को चेंज करते हैं। आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस। और फिर जब चेंज किया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मतलब और जब चेंज करने की प्रोसेस होती है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उस सेंटेंस की जो सोल है, जो आत्मा है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी सेंटेंस का फॉर्म तो चेंज होगा लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो आप इसको जनरली कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस by which transformation is a process by which form of a sentence यानी फॉर्म एक सेंटेंस का फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू another form of sentence without changing its meaning। यानी हम क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस, मतलब क्या है, ये प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? एक प्रक्रिया है बाय व्हिच जिसके द्वारा फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का फॉर्म यानी एक सेंटेंस का रूप इज चेंज्ड, बदल दिया जाता है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस के फॉर्म में। और इसमें क्या मेन चीज क्या है? विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका अर्थ बदले हुए। तो हम कहेंगे कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एक सेंटेंस के रूप को हम चेंज करेंगे दूसरे सेंटेंस के रूप में। और उसके बाद में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने पढ़ा है, आप एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं। तो एक्टिव पैसिव में आप क्या करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, मतलब कोई एक्टिव वॉइस में होता है सेंटेंस, उसको आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। मतलब कि उसका फॉर्म तो चेंज हो गया। जो सेंटेंस जैसे जो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में थी वो थर्ड फॉर्म में हो गई, जो सब्जेक्ट पहले था वो सब्जेक्ट बाद में चला गया, जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो आगे आ गया। मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारे चेंजिंग हुए, लेकिन क्या हुआ, उसकी सोल, उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो मीनिंग थी वो मीनिंग चेंज नहीं होती है। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो इन सारे इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्म बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसमें जो हमारा सबसे पहले एक आता है, हम अगर कहें तो सबसे पहला हमारा है टू को रिमूव करना। टू को रिमूव करना यानी टू को हटाना। यानी हम टू को क्या करेंगे, हटा देंगे। और जब टू को हटाएंगे तो क्या मीनिंग इसकी चेंज होगी? मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि टू होता क्या है। टू जनरली इंग्लिश ग्रामर में इसकी दो मीनिंग है टू को जो है दो इसकी मीनिंग है। एक मीनिंग तो इसका भी से अर्थ लिया जाता है, भी के सेंस में यूज होता है, जैसे कि आल्सो या टू या आइदर। और दूसरा होता है आवश्यकता से अधिक के सेंस में इसका यूज करते हैं, आवश्यकता से अधिक, यानी मोर देन एक्सेस। जब हम इस टू का प्रयोग भी के सेंस में करते हैं तो हमें यहां कुछ नहीं करना, हम इसको नहीं रिमूव करेंगे भी को, क्योंकि ये आपका जो है इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब आवश्यकता के से अधिक के सेंस में होगा, यानी मोर देन एक्सेस के सेंस में होगा, मोर देन
एक्सेस या नीड, मोर देन नीड के सेंस में होगा, मोर देन एक्सेस के संदर्भ में होगा, यानी एक्सेस से भी मोर देन अधिक हो, तब उसी को हम रिमूव करेंगे। तो अब आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक होती है तो वो जो है फायदेमंद नहीं होती है, वो नेगेटिव सेंस देती है, उतना यानी उसे उतना नहीं होना चाहिए जितना वो है, मतलब उसे कम होना चाहिए, लेकिन वो आवश्यकता से अधिक है, तो इसी टू को हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि जब इस सेंस में टू का यूज किया जाएगा तो आपको टू जो मिलेगा वो मिलेगा टू किसी एडजेक्टिव के पहले मिलेगा। जब टू वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव आता है, अब एडजेक्टिव आप जानते होंगे, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब टू किसी एडजेक्टिव के पहले ही होगा, यानी किसी एडजेक्टिव के पहले टू का होगा, तो वहां पर इस टू का मतलब भी नहीं होगा, इस टू का सेंस होगा आवश्यकता से अधिक, और फिर इसी को टू को हम रिमूव करना सीखेंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे टू का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि टू का मतलब होता है टू, आप कहते हैं ना, बहुत जो है बहुत पॉपुलर वर्ड है, आई मिस यू टू, आई लव यू टू, और वेलकम यू टू, तो ये सारे वर्ड्स हैं इसमें टू का यूज करते हैं। लेकिन जब आप देखिए आई मिस यू टू, आई मिस यू टू, यहां पर जो टू वर्ड है आपका, इस टू का मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अगर आवश्यकता से अधिक होता है इसका अर्थ, तो इस टू के बाद में क्या आता है, कोई एडजेक्टिव आती, कोई एडजेक्टिव, क्योंकि इस टू के बाद कोई एडजेक्टिव आया नहीं है, इसका मतलब यहां इस टू का मतलब है क्या है, भी। लेकिन अगर होता आई मिस यू टू स्वीट, टू स्वीट, तो टू स्वीट जब होता तो फिर टू के बाद स्वीट आ गया, तो यहां पर इस टू का मतलब होता आवश्यकता से अधिक। तो इस चीज को हमें देखना है और समझना है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में टू आवश्यकता से अधिक के सेंस में कहां कहां आता है। तो देखिए, तो हम टू को रिव्यू करना सीख रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टू जो है, टू से जब सेंटेंस लिखा जाता है तो ऑलमोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि तीन टाइप फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तीन फॉर्मेट में का मतलब है कि एक फॉर्मेट का आपको ये मिलेगा जिसमें सीधा सीधा प्लेन टू का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ही इज टू फाइट, ही इज टू फाइट, यानी टू का अब देखिए यहां टू का मतलब भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टू के बाद में क्या आया है, फाइट आया है, जो कि एडजेक्टिव है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये फाइट की अधिकता बता रहा है, अधिक फाइट है, इतना फाइट नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक। तो ये पहले टाइप का सेंटेंस है, ही इज टू फाइट, यानी इस टू के बाद, फाइट के बाद में कोई भी और आगे कोई भी क्लास नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरे टाइप का सेंटेंस आप देखेंगे उसमें आपको मिलेगा ही इज टू फाइट टू मूव या टू मूव। तो आप यहां क्या देखते हैं, टू के बाद में क्या आया हुआ है, एक टू मूव आया हुआ है, यानी एक आपका इन्फिनेटिव आया हुआ है। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं टू के बाद में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव और जीरंड, दो टर्म्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। तो जब टू के बाद में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इस टू फाइट के बाद में क्या आया हुआ है, इन्फिनेटिव आया हुआ है। तो ये पहला फॉर्मेट था, दूसरा फॉर्मेट आपका ये है। अब तीसरा फॉर्मेट हम देखते हैं। तीसरा जो फॉर्मेट हमारा है ये ऐसे हो सकता है, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। यानी अब देखिए आप यहां पर आया हुआ है टू हॉट, टू का भी यूज किया गया है। उसके बाद फॉर मी, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का एक प्रोनाउन आया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट इसे कह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ और उसके बाद क्या आया हुआ है, ये फिर इन्फिनेटिव आया हुआ। क्यों? क्योंकि फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये फिर इन्फिनेटिव आई हुई है। तो ये तीन फॉर्मेट होंगे जिसको हम चेंज करना सीखेंगे। और हमारी, फिर मैं बता रहा हूं, हमारी कोशिश होगी कि एक एक स्टेप को हम सीखें और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज आपको दें और ताकि आप एक्सरसाइज करें। तो हम सबसे पहले टाइप के सेंटेंस को सीखते हैं कि कैसे हम इसको रिमूव करेंगे, टू को कैसे रिमूव करेंगे। अब जब टू को रिमूव करना हम सीख रहे हैं तो हम देखेंगे कि टू का मतलब, हमने बताया आपको, जब टू वर्ड किसी जो है किसी एडजेक्टिव के पहले आता है तो उसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। यानी ही इज टू फाइट, इसका मतलब है कि
ही इज टू फैट, यानी वो आवश्यकता से अधिक फैट है, इतना मोटा उसे होना नहीं चाहिए। यहां ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो इसका सेंस है, वो क्या है, वो निगेटिव मीनिंग दे रहा है। जो इसका सेंस दे रहा है वो क्या है, ये नेगेटिव सेंस इसका है, यानी इसे इतना जो है मोटा होना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो फायदेमंद नहीं रहती है, तो ये जो इसकी फैटनेस है वो इसके लिए हितकारी नहीं है, इसके लिए दुष्कर है। तो इसी टू को रिमूव करेंगे। तो आप देखिए मित्रों, अब जब हम टू को रिमूव करेंगे तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा। मैंने पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी मीनिंग चेंज नहीं होती। मीनिंग चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस टू को रिमूव करके ऐसा वर्ड रखना है जिसका भी सेंस आवश्यकता से अधिक ही होता हो। यानी इस टू को जब हम हटाएंगे, यानी ये यहां पर किस रूप में आया हुआ, टू ये एडजेक्टिव है, इसके पहले आया हुआ ये एडवर्ब के रूप में आया। यानी ये टू जो हमारा एडवर्ब है, इस टू को जब हम हटाएंगे तो हम ऐसे वर्ड को रखेंगे जिसका भी मतलब टू ही होता हो, आवश्यकता से अधिक ही होता हो। तो बहुत इजी है, हम देखते हैं इस टू को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ नहीं, बस ही इज, टू को हमें हटाना है तो टू को हमने हटा दिया। अब इस टू के हटाने के बाद हमें टू के स्थान पर या टू के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जिसका भी मतलब टू का ही सेंस होता हो, आवश्यकता से अधिक का ही सेंस होता हो। तो हम यहाँ टू को हटाएंगे तो लिखेंगे, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे मतलब 3-4 वर्ड्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। जिसमें से एक तो वर्ड आपका है ओवर, आप जानते हैं। दूसरा वर्ड हमारा है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। और अगला वर्ड हमारा है एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली है। ये 3 वर्ड्स तो आइडियल एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब के रूप में आ रहे हैं, एक्सट्रीमली फाइट। यानी हमने टू को हटा दिया। देखिए टू हट गया और उसके स्थान पर क्या आ गया, या ओवर आएगा, एक्सट्रीमली आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। तो हम कहें, चाहे कहें ही इज ओवर फाइट, ही इज एक्सट्रीमली फाइट, ही इज एब्सोल्युटली फाइट। तो ये तीनों सेंस जो है, ये तीनों वर्ड्स इसी टू का सेंस दे रहे हैं, आवश्यकता से अधिक का ही सेंस दे रहे हैं। और ये तीनों ही एडवर्ब हैं, आप जो है देख सकते हैं। तो जो अर्थ इसका था उतना वही अर्थ इसका भी है, और इसको एक रूप में और फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने जो है एडवर्ब, क्योंकि टू एडवर्ब था तो हमने टू के स्थान पर ये ओवर, एक्सट्रीमली और एब्सोल्युटली एडवर्ब का यूज किया। अब आप चाहो कि एडवर्ब ना यूज करें तो आप एडवर्बियल क्लास यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, ही इज फाइट। अब एडवर्बियल क्लास जब यूज करेंगे, ही इज फाइट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। यानी ये हमारा ट्रू के स्थान पर एक आपका क्या है, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। ये आपका एक एडवर्बियल क्लास है। ये आपका है क्या, एडवर्बियल क्लास। आपको अभी मिलेगा, एडवर्बियल क्लास है। यानी ट्रू को हम हटाएं तो उसके स्थान पर बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट को भी यूज कर सकते हैं। तो हम चाहे कहें ही इज टू फाइट, या कहें ही इज ओवर फाइट, या हम कहें ही इज एक्सट्रीमली फाइट, या हम कहें ही इज एब्सोल्युटली फाइट, और या हम कहें ही इज फाइट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। तो इन सारे वर्ड्स का, इन सारे सेंटेंसेस का जो हमारा होगा वो यही मीनिंग होगा, यही अर्थ होगा। तो हम, ये बड़ा ही इजी स्टेप था जिसको हमने टू को रिमूव करना सीखा। एक एक्सरसाइज और हम करते हैं, देखिए, जिसमें मान लेते हैं एक अगला सेंटेंस है तो हम उसको चेंज करेंगे। जैसे देखिए जो है, मान लेते हैं दूसरा हमारा टाइप का सेंटेंस होगा, द टी इज टू फाइट, टू हॉट, द टी इज टू हॉट। अब इसी टू को हमें रिमूव करना है, इस टू को हमें रिमूव करना है। तो टू को रिमूव करने के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं, द टी इज, अभी हमने क्या बताया था, ओवर, द टी इज ओवर हॉट। या हम लिखें द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, या हम कहें द टी इज एब्सोल्युटली हॉट, और या हम कहें द टी इज हॉट बियॉन्ड दी
बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। तो हम चाहे लिखें कि द टी इज टू हॉट, चाहे हम लिखें द टी इज ओवर हॉट, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, द टी इज एब्सोल्युटली हॉट, और चाहे हम लिखें ये एडवर्बियल क्लॉज बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, यानी द टी इज हॉट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। तो इन सब का सेंस आपका टू ही होगा, यानी आवश्यकता से अधिक ही होगा। जैसे आप देखते हैं कि ना ओवर, ओवर मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होता है। आप कहते हैं कि अब ओवर हो रहा है। अब क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली भी अधिक, आवश्यकता से अधिक होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की होती ही नहीं है, तो ये भी एक काल्पनिक है और इसका भी मतलब आवश्यकता से अधिक ही होता है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक प्रॉपर लिमिट से बियॉन्ड परे, तो इसका भी यही अर्थ होता है। तो हम इस टू को रिमूव करना सीखेंगे बहुत ही इजी सिंपल सेंटेंसेस में। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज हम अपने इस पर दे रहे हैं आपको, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लीजिए, ताकि इस पर, इससे इस सेंटेंस से रिलेटेड आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर सके। जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा रूल्स आपको याद हो जाएगा। टू को रिमूव करने के क्रम में हम पहले टाइप का जो सेंटेंस होता था उसको हम सीख रहे हैं, और उसमें हमने देखा कि टू को कैसे रिमूव करते हैं, ये एडवर्ब है, इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास एक अच्छा सारा कंटेंट रहे और इसको आप एक्सरसाइज कर सके, इसको देख करके आप नोट कर सके और सारे रूल्स जो बताया गया है उसके हिसाब से इसको अप्लाई कर सके। जैसे द ट्री इज टू ओल्ड, द वेदर इज टू फॉगी, मोहन इज टू ऑनेस्ट, द हाउस इज टू बिग, और इस तरह की एक्सरसाइज हम दे रहे हैं। और एक सेंटेंस और आप नोट कर लीजिए, 9 का है 9, तो यू वर टू क्लेवर, यू वर टू क्लेवर। 10th सेंटेंस हमारा है दे आर टू नॉटी, नॉटी मतलब जानते हैं आप। तो इन सारे 10 जो सेंटेंस में से दिया है आप इसको नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और फिर अगले जो है हम दूसरे वीडियो में टू के जो दूसरा टाइप का सेंटेंस है उसको रिमूव करना हम सीखते हैं, उसमें टू को कैसे रिमूव करते हैं। तो हम देखेंगे ये डिफरेंट क्यों है, ये पहले सेंटेंस की तरह क्यों नहीं है। जो यहां तक आपका था सेंटेंस, ये पहले टाइप का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि बस टू के बाद फागी ही आता था। लेकिन इससे सेंटेंस डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है फॉर मी, और टू गो आउट ये आपका इन्फिनिटिव भी आया हुआ है। तो ये फॉर मी की जगह पर आपका कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, फॉर मी, फॉर मोहन, फॉर अस, फॉर देम, फॉर द बॉयज, फॉर द गर्ल्स, फॉर द ओल्ड मैन, कुछ भी हो सकता है। और टू गो आउट, तो यहां पर जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव कैसे है, इन्फिनिटिव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी रूट वर्ब आता है, तो ये आपका होता है इन्फिनिटिव होता है, तो ये इन्फिनिटिव। तो ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है, इसको हम इसमें हम टू को रिमूव करना सीखेंगे कि टू को कैसे हम रिमूव करते हैं। तो देखते हैं, तो टू में पहली बात तो ये इसका मीनिंग हम समझते हैं। ये देखिए आपका सेंटेंस जो आपका है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ, द वेदर इज टू फॉगी फॉर मी टू गो आउट, यानी वेदर बहुत फॉगी है, हद से ज्यादा फॉगी है कि हम यानी मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म करने के पीछे हमारा कारण क्या है कि हम क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसका टू को इसको रिमूव कर रहे हैं, यानी टू को हटा रहे हैं। अब टू को जब हम हटाएंगे तो इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस होंगे, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स में बनेगा, और कॉम्प्लेक्स में जो दैट जो कंजंक्शन है उसका यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो दैट का यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका देखिए कैसे होगा, बहुत इजी है, बस आप देख लीजिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, द वेदर इज, द वेदर इज, उसके बाद टू को हटाएंगे, टू फॉगी है। अब देखो यहाँ टू का मतलब क्या है, यहाँ भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये फॉगी जो आपका एडजेक्टिव इसके पहले आया हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि आवश्यकता से, यानी वेदर इतना फॉगी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, यानी मैं इसके बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब यही है। तो करेंगे इसको, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, द वेदर इज, टू को हम हटा रहे हैं, तो टू को जब हटाए तो कोई नया वर्ड हमें लाना पड़ेगा, वो क्या है हमारा वर्ड, सो है। क्या ये लेकर आएंगे, सो लेकर के आएंगे। और द वेदर इज टू फॉगी, यानी द वेदर इज सो, और ये फॉगी आपका एडजेक्टिव तो यही रहेगा भाई,
द वेदर इज सो फॉगी हो जाएगा। और जैसे हम फॉगी लगाएंगे तो इसके बाद हमें एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। ये दैट लगाएंगे, दैट हमारे कंजंक्शन के रूप में आएगा और ये दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। हमने क्या कहा था, इसका मीनिंग क्या होता है, द वेदर इज टू फॉगी फॉर मी टू गो आउट। वेदर इतना ज्यादा फॉगी है मेरे लिए कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। तो कि के लिए दैट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसी को ट्रांसलेट हम कर दे रहे हैं। आप चाहे ऐसे समझ लीजिए कि इसका जो मीनिंग है उसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में, और या समझे कि इसी को इस फॉर्मेट में हम लिख दे रहे हैं। तो द वेदर इज सो फॉगी दैट, अब जैसे ही दैट कंजंक्शन लगाएंगे तो हमें आप यहां पर दैट के बाद में एक सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दैट के बाद में कंजंक्शन है, इसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है, और नए सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, आपको पता भी होगा, SVOCA, इस वोका में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो अब सब्जेक्ट लेकर के आना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या होगा, अब सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो ये किसके लिए कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है तो आई होगा। एक तो यही हुआ कि किसके लिए बात कर रहा है, मेरे लिए कह रहा है तो आई हो जाएगा। और दूसरे स्टाइल से अगर हम देखना चाहें तो दैट के बाद में यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा आएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। ये फॉर मी, ये जो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, आपको पता होगा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव केस है यही एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब क्या होगा, आई हो गया, आई के बाद में मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, तो नहीं जा सकता हूं मतलब कैन नॉट। अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैन नॉट का यूज करना पड़ेगा। ये कैन नॉट आ गया। आई क्यों आया, क्योंकि यहां आई था। अगर यहां अस होता तो क्या होता, वी होता, यहां दे होता तो देम होता, तो यहां दे हो जाता। अगर यहां पर मान लीजिए मोहन और फॉर मोहन, तो यहां मोहन हो जाता। यहां पर फार के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस, वही आपका सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहां आई हो गया कैनॉट, और आप अब इसको इन्फिनिटिव ना करके कैनॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यही वर्ब आपका जो इन्फिनिटिव था वो सिंपल वर्ब में चेंज हो जाएगा, यानी कैनॉट गो आउट। तो कुल मिलाकर के ये हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। और अब ये दैट कंजंक्शन की लगे होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और देखिए ये नॉट लगा होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। आप जब आगे देखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव को हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अफर्मेटिव में चेंज होगा। ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव में हो गया, अगर ये नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव होता। तो यहाँ ये आपको समझ में साइड आ गई हो। अभी एक दो एक्सरसाइज करवाते हैं। एक चीज और कि कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आए और इस रूप में करना पड़े, नहीं, ये आ सकता है इस रूप में करना पड़ सकता है। जैसे ये सेंटेंस आ जाएगा, कहेगा कि चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव में मतलब क्या, नॉट हटा देना है, तो जब ये नॉट हटेगा तो बस यही रूप आपका हो जाएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप कंपटीशन के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में आप देखेंगे इसको, बैंकिंग में कि पीओ वगैरह में भी आपको मिलेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स। और इंग्लिश की जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यही आपका ग्रामर का बैकबोन है। तो ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, द ट्री इज टू फाइट for us to climb। अब हम देखते हैं, यहां भी देखिए टू फाइट आया हुआ। यहां टू का मतलब वही है, आवश्यकता से अधिक। क्यों? क्योंकि फाइट के बाद आया है। फॉर अस भी आया भाई, ये फॉर अस का मतलब ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, और आपका टू क्लाइंब जुड़ा हुआ है, यानी आपका जो है क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव भी जुड़ा हुआ है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसको ट्रांसफॉर्म बिल्कुल वही सेम टू सेम इसी की तरह करेंगे। द ट्रीज, टू को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। हमारा पर्पस ही है टू को हटाना, तो टू को जब हम हटाएंगे तो सो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। और इसके बाद फाइट, जो एडजेक्टिव ही तो आएगा ही, क्योंकि एडजेक्टिव जो चेंज नहीं होगा। उस जैसे हमने फाइट लिखा तो आपको दैट लगाना पड़ेगा,
एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, वो हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो दैट हो गया, और जैसे हमने दैट लिखा इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब हम लिखना पड़ेगा तो सब्जेक्ट कैसे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कहां से आएगा भाई, अगर फॉर अस लगा हुआ है तो यही आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। वी कैन, सॉरी दैट वी, और इसके बाद क्या आएगा, कैन नॉट। कैन नॉट तो आता ही है, अभी ऊपर भी आया था, हमने आपको बता दिया क्यों आया था। क्यों, क्योंकि जब इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि द ट्री इज टू फैट, पेड़ इतना ज्यादा मोटा है कि हम इस पर चढ़ नहीं सकते हैं। तो जो नहीं सकते हैं वही नहीं सकते कैन नॉट के रूप में आ रहा है। वी कैन नॉट क्लाइंब, CLIMB क्लाइंब, और आप पेड़ को भी इसी में जोड़ना चाहते हैं तो लिख दीजिए ऑन इट। अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये क्लाइंब आपका ये इन्फिनिटिव वाला वर्ब आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा दो सेंटेंसेस थे। तो हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि दूसरे टाइप के सेंटेंस को, यानी जब टू वाले सेंटेंस में आपका जो है इन्फिनिटिव आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म हम करेंगे। तो देखते हैं, एक हमारा और सेंटेंस है, द रोड वाज टू हिली, हिली मतलब पथरीली, फॉर हिम टू मूव इजिली, ये हमारा सेंटेंस है। और इसमें भी देखिए टू आया है, टू किसके बाद आया, किसके पहले आया, हिली के पहले आया हुआ है, यानी एडजेक्टिव के पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब यहां भी आवश्यकता से अधिक है। और आप देखिए ये सेंटेंस डिफरेंट क्यों है पहले वाले सेंटेंस से, क्यों, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है फॉर हिम, और टू मूव भी आया हुआ है एज एन इन्फिनिटिव आया हुआ है। तो जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, देखिए द रोड वाज, टू को हटाएंगे तो टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, अपनी तरफ से जोड़ेंगे। ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, इसलिए यहां आ जाएगा। और हिली तो इसे रहेगा, ये है एडजेक्टिव, और हिली के बाद में क्या लिखेंगे, दैट आएगा, दैट कंजंक्शन आएगा, दैट क्या आएगा, एक कंजंक्शन यूज करेंगे। अब जैसे दैट कंजंक्शन आएगा इसके बाद में क्या यूज करना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट को यूज करना है। तो सब्जेक्ट भैया देख लें हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि नहीं है, कोई ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, ये हमारा ये हिम आपका, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट आया हुआ, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्टिव केस को, इसी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव बना देंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब क्या होगा, कैन नॉट आना चाहिए, लेकिन कैन नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाहर आपका पास्ट टेंस है, वास लगा हुआ है। आपको बेसिक ग्रामर पता ही होगा कि बाहर का जब पास्ट होता है तो अंदर के सारे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, पास्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि बाहर यहां पर वाज लगा हुआ है तो अब कैन नॉट नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता। अगर आएगा कोई भी वर्ब तो वो पास्ट फॉर्म में ही आएगा। तो कैन नॉट का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट। ये कुड नॉट कैसे हो गया, किसकी वजह से हो गया, इस वाज की वजह से हो गया। कुड नॉट मूव इजिली, क्या हो जाएगा, इजिली, यानी वो आसानी से मूव नहीं कर सकता है। हमें करना क्या है, हम बस थोड़ा सा ध्यान में रखें, द रोड वाज टू को जगह सी को शो कर देंगे, हिली, और हिली के बाद में इस एडजेक्टिव के बाद में आपका एक कंजंक्शन आ जाएगा, और कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट कहां रहेगा, सब्जेक्ट हमारा इसी वाक्य के ये ऑब्जेक्टिव केस वाला आपका मिल जाएगा। यही वाला कर देंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट आ जाएगा, और मूव इजिली ऑब्जेक्ट वर्ब आपका वही हो जाएगा। तो हमने देखा कि दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर इसमें हम बहुत सारे एक्सरसाइज हम ले रहे हैं ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सके और इस रूल को उनको लर्न हो जाए। देखिए जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैंने पहले भी बताया है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इसको जो है करने के लिए मैच्योर हो जाएंगे और आपको मजा आएगा। जैसे आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये सेंटेंस आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए
या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए भी आ सकता है, या ये कह सकता है कि टू को रिमूव करके टू को रिमूव कीजिए, तो टू को रिमूव करेंगे तो इस रूप में आएगा, यही हो जाएगा। और अगर कहेगा कि सेंटेंस को निगेटिव बनाओ तो भी आपका ऐसे बनेगा। और ये सेंटेंस इन केस आ जाएगा तो कहेगा इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, तो अफर्मेटिव हम क्या करेंगे, इसी टू को जोड़ करके अफर्मेटिव बनाएंगे हम, तो उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे। तो मैंने बताया था कि ये आपका सेकेंड टाइप का सेंटेंस है। और सेकेंड टाइप का सेंटेंस क्यों है, क्योंकि आप देखिए टू हॉट के बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है, ऑब्जेक्ट आया है, और फिर आपका जो है इन्फिनिटिव है। तो ये सारे एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, रूल्स आपने समझ ही लिया है। इन सारे एक्सरसाइज को 10 एक्सरसाइज में दे रहा हूं, इन 10 एक्सरसाइज को आप कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपका वो रूल आपकी मन मस्तिष्क में नहीं बैठेगा, बिल्कुल जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया है, लेकिन वो याद नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी एक सेंटेंस के प्रकार को चेंज करना दूसरे टाइप के सेंटेंस में, लेकिन इस तरह से चेंज करना कि उसकी मीनिंग चेंज ना हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, उन सारी हेडिंग्स में जो टू को रिमूव करना है उसको हम आज सीख रहे हैं। और इस टू के रिमूव करने में मैंने आपको बताया कि ये टू जो है इससे रिलेटेड तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो जो तीनों टाइप के सेंटेंसेस में है, जो पहला टाइप का सेंटेंस है मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं, हमारा वीडियो है इसमें लिंक दिया है तो आप उसको देख लीजिए। जो दूसरा टाइप का सेंटेंस है उसको भी मैं पढ़ा चुका हूं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, देख लीजिए। और जो तीसरा टाइप का सेंटेंस हमारा है उसको आज हम देखते हैं, तो उसको हम सीखेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो द फर्स्ट टाइप, द सेकंड टाइप एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी क्लोज, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज हैं। जैसे सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम आपको थर्ड टाइप के भी सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे और इसको सीखेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस था उसमें क्या था, द लेसन वॉज टू इजी। द लेसन वॉज टू इजी यानी टू वाला सेंटेंस टू था आपका। उसके बाद क्या था, फॉर हिम यानी एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्ट था टू अंडरस्टैंड, और ये इन्फिनिटिव था, इसमें INFI एक इन्फिनिटिव था, यानी ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्ट था और इन्फिनिटिव था। लेकिन जो तीसरा टाइप का हमारा सेंटेंस होगा उसमें क्या करते हैं हम, इसमें टू पूरा तो होगा, यानी टू आपका आएगा ही, उसके बाद डायरेक्ट जो है इन्फिनिटिव आ जाएगा, उसके बाद ये फॉर हिम वाला सेक्शन इसमें नहीं रहेगा, ये क्लास आपका नहीं रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो होता क्या था, आपको अगर याद हो तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते थे, द लेसन वाज सो, टू को हटाते थे, सो इजी लिखते थे, उसके बाद दैट लगाते थे, और दैट के बाद जैसे हम सब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ती थी तो इसी हिम को हम क्या बना देते थे, सब्जेक्ट बना देते थे। तो हमें क्या होता था कि हमें सब्जेक्ट सोचना नहीं पड़ता था, ये तुरंत हिम आपका यहीं पर आ जाता था। लेकिन अब यहां क्या है, यहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे, इसमें सीखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, तो यही सब्जेक्ट आपका यहीं पर है। लेकिन इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर, चूंकि यहाँ फॉर हिम, फॉर मी, फॉर अस कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसको हमें सोचना पड़ेगा। देखते हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कैसे इसको करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां भी ऐसे करेंगे, सी इज, टू को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, जैसे ये एडवर्ब है वैसे भी एडवर्ब है, सो पुअर, सी इज सो पुअर। और जैसे यहां सो इजी या सो पुअर के बाद में दैट लगाते थे, यहां भी हम दैट लगाएंगे। यहाँ पे तो आप पुराना वाला ही सेकंड टाइप के सेंटेंसेस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले दूसरा वीडियो देख लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिए, दूसरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए, तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। और इसका लिंक आपको इस ग्रुप पर, इस वीडियो पर भी दिया जा रहा है, और हमारे आप जाएंगे वहां पर प्लेलिस्ट में तो वहां भी आपको जाएगा रिमूविंग टू। तो क्या करेंगे, सी इज, टू को हटाया, सो लिखा, पुअर लिखा, और जैसे पुअर लिखा इसके बाद हम दैट लगाएंगे, क्योंकि ये दैट कंजंक्शन हम यूज करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो है मीनिंग कवर हो जाए, और इसकी वजह से ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब क्या करेंगे, इस दैट के बाद में हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी भाई। अब सब्जेक्ट क्या होता था, देखिए, अब जब यहाँ दैट के बाद सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी तो फॉर हिम जो होता था उसी को हम यहाँ ले आते थे। लेकिन अब यहाँ क्या करें, यहाँ फॉर हिम, फॉर मी तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट लिखना है उसके लिए हम इसी वाक्य में जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा मौजूद है, हमारा दूसरा सब्जेक्ट कौन मौजूद है, ये मौजूद है, सी, ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है ना। ये जो सब्जेक्ट है इसकी तरफ देखेंगे। अब देखिए, जब हम इसकी तरफ देखेंगे तो यहां जब हम देखेंगे तो दो टाइप का सेंटेंस, आपको दो टाइप का वर्ड मिलेगा। एक टाइप का वर्ड मिलेगा जो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें जान प्राण हो, तो ये आप देखते हैं कि इसमें जान प्राण है सी में, तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। या यहां पर कुछ ऐसा मिल सकता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, यानी जिसमें जान प्राण ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ट्री मिल जाए, यहाँ मिल जाए बेदर मिल जाए, यहाँ रोड मिल जाए, यहाँ ट्री मिल जाए, यहाँ क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ रेस मिल जाए, यहाँ मान लीजिए कि कंडीशन मिल जाए, यहाँ पर मान लीजिए क्राउड मिल जाए,
तो इसमें भी जो है कोई जान प्राण नहीं होती, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। यानी यहां पर जो सब्जेक्ट मिलेगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो दैट के बाद में जो सब्जेक्ट यूज करेंगे हम, उसके लिए हम किसको देखेंगे भैया, जो इसी वाक्य में मौजूद हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे। किसको देखेंगे, उसी को हम देखेंगे। अगर ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्या है ये लिविंग ऑब्जेक्ट, इनकेस हमारा ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसी लिविंग ऑब्जेक्ट को हम यहां ले आएंगे। क्या ले आएंगे, इसी लिविंग ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे। मान लीजिए सी है, तो ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। देखिए आ जाएगा, शी हो जाएगा। इन केस मान लीजिए होता रेस, क्या होता रेस, तो रेस तो लिविंग ऑब्जेक्ट है नहीं, तब हम क्या करते, तो जब रेस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता तो यहां पर हम रेस नहीं लिखते, यहां पर हम लिखते वन। क्या लिखते, ONE, अपने तरफ से वन। बस यही एक टेक्निकल इसमें है, कि आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि यहां पर रेस नहीं है, यहां पर क्या है, शी है, तो ये चूंकि लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर आपके कौन सी आ जाएगी, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, शी हो जाएगा, दैट सी। बात समझ में आ गई। यही वाला सब्जेक्ट यहां चला जाएगा। इन केस लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यहां चला जाएगा, और अगर लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या जाएगा, वन जाएगा। यानी लिविंग ऑब्जेक्ट होने पर वही सेम हो जाएगा, और नॉन लिविंग होने पर क्या हो जाएगा, वन का यूज करेंगे। बस ये चीज ध्यान में रखिए, और ध्यान नहीं रखना है भाई, बस 4 से 10 एग्जाम्पल कर लीजिए, दैट्स श्योर आपको बाय हार्ट वैसे ही याद हो जाएगा। तो हम देखिए वही यहां पर फॉर हिम नहीं था इसलिए हम यूज किए थे। तो दैट के बाद में सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, और ये दैट के बाद सब्जेक्ट जो लिखना है हमें, क्योंकि यहां पर फॉर हिम या कुछ ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसलिए हम यहां पर, इसके लिए हम यहां देखेंगे। अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यही आपका यहां आ जाएगा, अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, यहां पर हम वन लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सी आपका लिविंग ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने सी लिख दिया है, हमें वन की जरूरत यहां पर नहीं है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और यहां पर जो है सी आ जाएगा, क्योंकि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है सी, और सेम चीज वही सी कैन नॉट, और ये आपका इंफिनिटिव है, पे हर फीस, फी सिंगुलर नंबर है फी, तो क्या हो जाएगा, सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे हर फी। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा टाइप का सेंटेंस जो देखते हैं, इसमें वन का यूज करने वाला हो, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इजली। चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि आसानी से इसे पी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, देखिए टू हॉट आया हुआ है, इसके बाद क्या डायरेक्ट आ गया है, इन्फिनिटिव आ गया है, फॉर वाला ऑब्जेक्टिव केसेस में नहीं है, तो बस इसी फॉर्मेट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द टी इज, टू को हटाना है भाई, सो लगाएंगे जैसे कि लगाते चले आ रहे हैं, फिर हार्ट लिखेंगे, हॉट लिखा, और जैसे हार्ट लिखा इसके बाद में हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट, कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो दैट हमने लगा दिया। अब दैट के बाद अब क्या करेंगे भाई, इस दैट के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के लिए हम यहां देखेंगे तो भैया यहां है ही नहीं सब्जेक्ट, जैसे कि पहले में होता दूसरे टाइप के सेंटेंस में। तो जब यहां नहीं है तो यहां का सब्जेक्ट के लिए कौन सा रास्ता है, हम यहां देख लें भैया, बाहर वाला सब्जेक्ट, ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है ना, तो इसको देखते हैं। अब ये हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब बस, यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब कर्म नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव चीजें। चाय में तो जान वान होती नहीं है, तो अगर ये जान वाली होती तो यही पर यही आ जाती, लेकिन ये बिना जानदार चीज है, बिना बेजान है, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्या आएगा, वन आएगा। यहां जो सब्जेक्ट आएगा इसको देख करके आएगा, क्योंकि यहां पर फॉर हिम फॉर मी नहीं है ऑब्जेक्टिव के, तो जब इसको देख करके आएगा, अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यही चला आएगा सीधे सीधा, जैसे कि ये सी था तो यही सी चला गया। लेकिन अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगी जैसे टी होगा, तो यहां पर ये तीन जो ये ना जाकर के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन कैन नॉट ड्रिंक, और फिर ड्रिंक इट अपनी तरफ से लिख सकते हो, और इजिली, वन कैन नॉट ड्रिंक
इट इजली। तो ये आपका सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब और एक दो एग्जांपल हम करते हैं, बस 4 एग्जांपल्स कर लीजिए, आपका मामला बिल्कुल डन हो जाएगा, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं तीसरे टाइप का, द रेस वॉज टू टफ टू विन। द रेस वॉज टू टफ टू विन, टू टफ सही करते भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, द रेस वॉज, टू को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शो लिखेंगे, फिर टफ, सो टफ, उसके बाद टफ के बाद में दैट लिखेंगे, जो कि पहले भी लिखते थे दूसरे टाइप के सेंटेंस में भी, तो दैट हमने अपने तरफ से लगाया। अब इस दैट को जैसे हमने लगाया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भैया, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के लिए हमें किसको देखना पड़ेगा, यहां देखना पड़ेगा। अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यही वाला ये चीज यहां चली जाएगी, लेकिन नॉन लिविंग होगी तो 1 आएगा। अब रेस क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये रेस ना आकर के क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहां कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सब्जेक्ट कैसा आता है, यहां पर सब्जेक्ट जो आएगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, तो लिविंग ऑब्जेक्ट यहां है नहीं कोई, तो जब लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो 1 का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन या किसके लिए बात हो रही है, तो 1 का यूज करेंगे। 1 हो गया, उसके बाद कैन नॉट, और इट लगाना चाहे तो लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, द रेस वॉज टू टफ टू विन। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन बचेगा, द रेस वॉज सो टफ दैट 1 कैन नॉट विन इट। अब देखिए सेंटेंस आपके वाक्य में कैसे आएगा, आपके एग्जाम में कैसे आएगा, जो हायर एग्जाम्स होते हैं उसमें कैसे आता है। ये सेंटेंस आएगा आपके एग्जाम में आएगा, रिमूव करने के लिए आ सकता है कि इसमें टू को रिमूव कीजिए, तो टू को रिमूव इस तरह से करेंगे। ये ऐसे भी आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंथेसिस में, कि ये सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाइए, तो नेगेटिव में बन गया, यही हुआ। ये सिंथेसिस में जब पूछा जाएगा तो कहेगा इस सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, दैट कंडीशन लगा हुआ, दैट हो गया। या ये सेंटेंस आ जाएगा, कहेगा इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो ये सेंटेंस टू जुड़ करके क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये किसी भी रूप में आएगा, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का आएगा, तो ये दूसरे एक दूसरे से हो जाएंगे, नेगेटिव से अफर्मेटिव, तो ये हो जाएगा। टू को रिमूव करने के लिए आएगा तो हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आएगा तो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तो एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका इसी तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा एग्जांपल्स, तो हम देखेंगे द क्लास वाज, ओ सॉरी यहां तो एक भूल गए, यहां पर वाज लगा हुआ है भाई, वाज लगा है तो क्या हो जाएगा, यहां पर कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट नहीं कुड नॉट होगा, सॉरी, तो अभी याद आ गया, ये कुड नॉट हो जाएगा। क्यों, मैंने बताया था आपको कि जब बाहर कोई भी पास्ट होगा तो अंदर का सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट। पास्ट टेंस इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अपने बाद के आने वाले सारे टेंसेस को सबको चेंज करके रख देता, लेकिन ये पावर जो है आपकी प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं होती। जब ये बाहर पास्ट आएगा तो अंदर के सारे सेंटेंसेस के बाद चाहे सेंटेंस हम सारे आपके पास्ट टेंस में ही होंगे, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कह नहीं देता। तो द क्लास वाज टू नॉइजी टू रीड इन इट। क्लास इतना नॉइजी है कि इसमें पढ़ा नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे हम भैया, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, द क्लास वाज, टू को हटाया, क्या लिखा, सो लिखा, नॉइजी लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉइजी, और जैसे नॉइजी लिखा उसके बाद दैट लगाएंगे, और दैट जैसे हमने लगाया तो हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यहां तो है नहीं सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के लिए हम यहां आएंगे, ये क्लास लिखा हुआ, क्लास आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 1, और यहां बाहर कैट वाज है तो क्या हो जाएगा, यहां पर कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट रीड इन इट। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इजी है आपका, लेकिन अगर आप इसको बार बार करेंगे तो आपका सारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं,
क्योंकि जितना ज्यादा एक्सरसाइज आप करेंगे वो रूल्स आपकी जितनी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको बाय हार्ट जो है जुबानी याद हो जाएगा। सेंटेंस को देखते ही यू फटाफट आप जो है ट्रांसफॉर्म कर ले जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर जो है उसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उसको हम आपको ट्रांसफॉर्म करके देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, जो तीसरे टाइप का सेंटेंस था उसको हमने सीखा कि कैसे रिमूव करते हैं। तीसरे टाइप के सेंटेंस में क्या होता है कि केवल टू बीसी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है, इन्हें केवल इन्फिनिटिव होता है, और दूसरे टाइप के सेंटेंस में इन्फिनिटिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशंस, जो आप पिछले 10 सालों से जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके एग्जाम्स में आए हैं, बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट की 12th में, उनको मैंने लिख दिया है। ये 10 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। ये आपके सारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो इनको आप कीजिए। जो भी नहीं समझ में आया आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, हम कर देंगे उसको। लेकिन आप इसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि कहा गया ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू रिफ्रेश योर सेल्फ। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा रिफ्रेश होंगे। मिलते हैं।